अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको करने जा रहा हूँ गाइड नस्ट के बारे में, एनईटी के बारे में। एनईटी का आपको पता है हर साल 3 टेस्ट होते हैं। एनईटी हमेशा नस्ट 3 टेस्ट कंडक्ट करती है, एनईटी 1, एनईटी 2, एनईटी 3। अब कहा यह जाता है कि हर टेस्ट, पहला टेस्ट आसान होता है, दूसरा मीडियम होता है, तीसरा हार्ड होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन तीसरा थोड़ा सा उसका लेवल हाई होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे अब तैयारी करके आ रहे हैं। एन ई टी 1, एन ई 2 बनस्बत एन ई टी 3 के आसान होता है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं एन ई टी पास करना बहुत मुश्किल काम है, नस्ट बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं वहाँ पे क्या पूछा जाएगा। यानी कि इस तरह के ख्याल बच्चों के जहन में आते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बच्चे नस्ट के टेस्ट में कामयाब क्यों नहीं होते। नस्ट के टेस्ट में इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि उन्होंने एफएससी में उन्होंने सेलेक्टिव स्टडी की होती है। लेट्स सपोज फिज़िक्स है, उन्होंने उसके बस इम्पोर्टेंट के नंबर अच्छे आ जाएं, 80+ नंबर आ जाएं 85 में से, उसकी उन्होंने तैयारी की होती है। तो अब वो क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेते हैं, हम पीछे से न्यूमेरिकल्स को रट्टे लगा लेते हैं, हर चैप्टर में से 2-3 लॉन्ग अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं। उसके अलावा इसी तरह मैथ्स का होता है, मैथ्स के इंपॉर्टेंट जो होते हैं जहाँ से पेपर ज़्यादा बनता है। लेट्स सपोज आप कह लें फर्स्ट ईयर से बनता है पहला चैप्टर से लेकर 5वीं तक, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, दरमियान वाले 6, 7, 8 वो अक्सर अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, उसमें और ट्रिग्नोमेट्री में भी पूरी नहीं करते, ट्रिग्नोमेट्री में भी वो सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट इसी तरह हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो पूरा पूरा करते हैं लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं होती, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह वो स्टडी करते हैं लेकिन वो तमाम, क्योंकि एन कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। एन जो बनता है वो आपकी बुक में से ही बनता है, एफएससी की बुक्स में से। उसमें पोर्शन होते हैं मीडियम, हार्ड, इजी। अगर मैं आपको उसमें इजी मीडियम काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आप अक्सर सुनते होंगे कोई एवरेज लेवल का बच्चा भी है, वो भी एन में 90+ मार्क्स ले लेता है। अब असल बात ये, अगर आपने नस्ट की किसी भी कोई लो फील्ड में भी जाना है तो आपके 120+ मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब 120+ मार्क्स की तैयारी किस तरह करें? अब अच्छा, एक और बात, अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं अगर हम बड़ी अकेडमी में नहीं जाएंगे हम नस्ट में नहीं जा सकते। बहुत से बच्चे इसलिए टेस्ट नहीं देते नस्ट का कि हमने किसी अच्छी अकेडमी से तैयारी ही नहीं की, वो इसलिए छोड़ देते हैं। भाई एन जो है वो आपकी बुक्स में से आता है, अगर आप एकेडमी में नहीं भी जाते तब भी आप एन की जो टेस्ट है उसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। वो इस तरह कि आपने जब बुक पढ़नी है, अगर आपने एफएससी अच्छी तरह की हुई है, मतलब कि आप रट्टा मत लगाएं, आप हर लाइन बुक की पढ़ें, हर लाइन बुक की पढ़ें, ज़्यादा कंसेप्ट ना लें, थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें, लेकिन आपको हर लाइन का जो थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा टच है, वो आना चाहिए। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात फिज़िक्स में मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके पास एन की सक्सेस की है, समझ लें। वो ये है कि फ़िज़िक्स ना, फिज़िक्स का आपको जो फार्मूलाज जितने भी हैं ना वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे। चैप्टर नंबर 1 से सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 22 तक जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एन सीरीज़ में न्यूमेरिकल इतने नहीं पूछता, वो जितने रिलेशंस पूछता है। यानी कि अगर फोर्स 2 टाइम्स हो जाए तो एक्सेलरेशन मैथ पे क्या इफेक्ट, मैथ इतना है तो फोर्स कितनी होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है, मोमेंटम इतना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, और उन फार्मूलाज को डिराइव करें। जिस तरह कि आपने पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इसका अगर इसको हम मोमेंटम की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, यानी कि एम वी होता है मोमेंटम का फार्मूला, mv², एम से ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे से डिवाइड करें, m² v² हो जाएगा, ऊपर m² v² p² हो जाएगा, और नीचे 2m। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। इस तरह अपने आप से इसको थोड़ा सा और ड्राइव करने की कोशिश किया करें। फिज़िक्स आपकी इसी तरह होगी, आपने जो फार्मूलाज हैं वो उनको ड्राइव करें अच्छी तरीके से। आपको जो फार्मूलाज उन पर ग्रिप होनी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रिलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा पोर्शन उनका कौन सा होता है, ज़्यादा वो किसको हिट करते हैं। फिज़िक्स के पोर्शन में पहले बात करूँगा। फिज़िक्स में वो फर्स्ट ईयर में हिट करते हैं ज़्यादा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7, 10। ठीक है, 7, 10 को भी वो काफ़ी ज़्यादा, 7 को वो काफ़ी, यानी कि 7 में काफ़ी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो 7 पे आपकी ग्रिप काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और 10th पे भी।
क्योंकि बच्चे 7 तो कर लेते हैं, लेकिन 7th में वो सिर्फ सिलेक्टिव, क्योंकि 7 को लगता आसान है, लेकिन एन में उस तरह पूछा नहीं जाता। अगर आप अच्छे तरीके से करें तो इसका कोई मसला नहीं होगा। यानी कि अगर आप फार्मूलाज को ड्राइव करें अपने आप से और लगाएं रिलेशन, टी इक्वल 2.L/g, अगर एल इतना है तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह आप करें उसको अपने 7th चैप्टर को। और आपको एक और बात बता दूं, और उसके बाद सेकेंड ईयर में आ जाए। सेकेंड ईयर का आता है 12, 13, 14, 15 और 17। ठीक है, सेकेंड ईयर का ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर मैथ पे आ जाए, मैथ में जो फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट है वो है 2, 3, 4, 6, 7 और 12। और सेकेंड ईयर मैथ में इंपॉर्टेंट है, उसमें सेकेंड ईयर में से ना इक्वल ही होता है एक हिसाब से। अब कुछ बच्चे कहते हैं 6 चैप्टर ज़्यादा आएगा, 6 को बोझ बना लेते हैं, बाकी चैप्टर करते नहीं हैं। आप समझ लें 4, 6 से तकरीबन ज़्यादा आता है, 4, 6 से। इंटीग्रेशन से भी आता है लेकिन इतना वो नहीं पूछता, लेकिन 4, 6 पे काफ़ी ज़्यादा वो करता है। और पहला चैप्टर जो फंक्शन वाला है, फंक्शन वाले में से जो इंपॉर्टेंट पूछेगा वो क्या चीज़ होती है, फंक्शन वाले में से वो आप पूछेगा डोमेन और रेंज। ये बात लिख लें, डोमेन और रेंज लाजमी आएगी। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में से वो आपसे क्या पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में से वो आपसे ये पूछेगा, आपको मैट्रिक्स दे देगा, कोई वैल्यू मिसिंग होगी, मतलब कि वहाँ पे ए लिख देगा, बताएगा ए की वैल्यू क्या होगी। यानी कि 2x2 मैट्रिक्स अक्सर आसान क्वेश्चन भी होते हैं यार, वो 2x2 मैट्रिक्स पूछेगा और एक और लिख देगा 3, 2, 1 ए, और कहेगा ए की वैल्यू। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये ए की वैल्यू क्या आ गई, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो हमने ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, उसको डिटर्मिनेंट निकाल के उसको जीरो के इक्वल रखें, ए की वैल्यू आ जाएगी या बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस मैट्रिक्स में ये पूछा जाता है। और आप अगर, मैंने अपने चैनल पे अभी अपलोड किया है वीडियो, 3x3 का इन्वर्स निकालने का तरीका क्या है, उसका रैंक कैसे मिनटों में फाइंड करें, और उसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाए, ये एक दो दफ़ा पूछा जा चुका है। ये एडजॉइंट और ये इन्वर्स वाले ना, ये प्यास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्यास में और यूईटी में भी, यूईटी और प्यास के टेस्ट में ज़्यादा पूछ लेते हैं, नस में कभी कभी पूछते हैं। नस ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं नस वाले ज़्यादा। उसके बाद चौथे चैप्टर में आ जाऊँ, आपसे पूछेंगे रूट्स वाले क्वेश्चन। रूट्स आर 3a एंड 3 अल्फ़ा 3 बीटा एंड व्हाट द इक्वेशन, आपको पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके अलावा आपसे वो सिंथेटिक डिवीजन से क्वेश्चन पूछ लेता है। और मैट्रिक्स में स्क्यू हर्मिशन, हर्मिशन स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। और दूसरे चैप्टर में से वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भाईजान इतनी इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बताऊँ, आपसे वेन डायग्राम से कैसे सवाल पूछेगा, वही जो आपको टेबल बना हुआ है ना, एक पूरा टेबल बना हुआ है पेज पे, जिसमें बताता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिस, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि सब जो टेबल बना हुआ है, बस हमें वो टेबल ना कॉन्सेप्ट के साथ तैयार करना है वेन डायग्राम का। वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में। उसके अलावा अगर आप आ जाएँ उसके बाद, उसमें पूछेगा एयोटा वाले क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली चीज़ें। उसके बाद 7 चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है ना, 7 चैप्टर से वो हमेशा कोई तकरीबन 10-11 सवाल से मिले आ ही जाते हैं, तकरीबन तकरीबन बता रहा हूँ, क्योंकि 7 चैप्टर और 6 चैप्टर से भी 5-6 आ जाते हैं। 7 चैप्टर से वो काफ़ी पूछ लेता है। और ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है 12th चैप्टर। ठीक है, उसके अलावा अगर आप सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर पे आ जाए, उसमें फंक्शन वाला इंपॉर्टेंट है, उसमें डोमेन रेंज। उसके अलावा अगर आप डेरिवेटिव में आ जाए, डेरिवेटिव में जो इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव में आपके पास इंपॉर्टेंट है इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, उसके अलावा अब एंड वाली जो 3 एक्सरसाइज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछेगा मैक्लॉरन सीरीज ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, ये सारे इसकी जो, इन सब की जो आपको सीरीज़ है ना वो आनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये अक्सर नस्ल में पूछ लेते हैं ये चीज़ें। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। हमेशा याद रखते हैं मैक्सिमा में और मैक्सिमम में फ़र्क है। ठीक है, ये आपने ये लाजमी याद रखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं ये लाजमी पूछेगा। और अगर आप चले जाएँ उस पर इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन में जो 2 फार्मूलाज हैं, वो ऊपर डेरिवेटिव, नीचे अगर फंक्शन है उसके ऊपर डेरिवेटिव पड़ा ln f(x). तो ये वाले जो 2 फार्मूलाज हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको पता नहीं लग रहा, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की हुई है ना तो वो आपको यूँ चुटकियों में आप वो क्वेश्चन हल कर लेंगे।
उसके बाद चौथे चैप्टर में आपको बता दूं भाईजान, सीधी सी बात ये है, उसने पहले दूसरे से इतना नहीं पूछना, पहले दूसरी एक्सरसाइज से। तीसरी एक्सरसाइज से पूछना शुरू करना थोड़ा सा। तीसरी एक्सरसाइज में वो क्या पूछेगा, पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस, ये नोट कर लें चीज़ें, ये हमेशा एनईटी में आती हैं। पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस क्या है, दो पैरेलल लाइन के दरमियान डिस्टेंस क्या है, ठीक है, ये चीज़ें पूछेगा। और 2 पॉइंट्स फॉर्म जो ये वाले फार्मूला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें ना आपने अच्छी तरह याद करनी है। और अक्सर क्या होता है, वो दो लाइंस दे देता है और आपसे पूछता है पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, लेकिन वो आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज ऐसे करेगा, वैल्यूज़ ऊपर नीचे करके आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना। जब भी ऐसी क्वेश्चन है, उसने आपने नीचे पूछा हो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, एंटी पैरेलल है, तो आपने क्या करना है, आपने सीधा उन पर फार्मूला पर अप्लाई करना है। जो इसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है, पैरेलल लाइन का क्या होता है। परपेंडिकुलर होता है m1 × m2 = -1, और पैरेलल का होता है जिसकी दोनों स्लोप इक्वल आ जाएं, तो वो पैरेलल लाइन्स होती हैं। परपेंडिकुलर वो होते हैं जो एक लाइन की स्लोप दूसरे की नेगेटिव की रेसिप्रोकल हो, वो परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह कंफ्यूज करेगा। अब वो आ जाता है 4 पे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ा देगा, यानी कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर 4.5 से वो और ज़्यादा पूछेगा, जैसे tan थीटा m1 + m2 और m1 + m1 × m2 ये वाले क्वेश्चन। तो ये आपने ना अच्छी तरह तैयार करने हैं ये वाले क्वेश्चन। जो आखिरी एक्सरसाइज हैं उनकी जो थ्योरी है, यार मैं आपको बता दूं, अगर आपकी थ्योरी, अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ लेना मैथ की थ्योरी, कंसेप्चुअल पढ़ लें, आपका जो मैथ है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी थ्योरी कंसेप्चुअल है, आपकी जो थ्योरी है ना उसको कॉन्सेप्ट के साथ आप बस पढ़ लें और कुछ ना करें। ये मैं बात कर रहा हूँ मैथमेटिक्स की जितने भी चैप्टर हैं, थ्योरी अगर आपकी अच्छी तरह आपने तैयार कर ली है ना कॉन्सेप्ट के साथ, आप मार नहीं खाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं छठे चैप्टर पर। छठे चैप्टर पर यार वो 6.5 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 तक पूछते हैं। 6.5 से वो आगे नहीं जाते। और सबसे ज़्यादा जो पोर्शन आता है वो पैराबोला का होता है, सर्कल का भी नहीं होता, ना हाइपरबोला का होता है इतना, ठीक है। ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो होता है पैराबोला का। मैं अगर आगे एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं आपको पैराबोला की, हर एक पैराबोला की 25-25 टाइप्स करवाऊँगा, 25-25 पॉइंट्स बताऊँगा, उसके उसी के अंदर से आएगा इंशाल्लाह, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एफएससी की बुक से मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा कि अगर आपसे फोकस पूछा है तो फोकस कैसे निकालना है। मेजोरिटी वो फोकस ही पूछता है, पैराबोला का फोकस क्या है, ज़्यादा पैराबोला वाले पोर्शन से आता है। 7 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना कुछ वहाँ से नहीं पूछता। अब केमिस्ट्री की बारी आ जाए। केमिस्ट्री में यार वो क्या पूछता है, केमिस्ट्री में ना आप समझ लो, आप बस चिल, आप बस जो पढ़ रहे हो ना बस वही पढ़ो, केमिस्ट्री पे इतना ज़्यादा ध्यान ना दो। केमिस्ट्री पे अगर आपने पढ़ना है तो फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर से वो लाजमी 2-3 एमसीक्यू पूछ लेता है। तीसरे, ठीक है, तीसरे चौथे चैप्टर को बस पढ़ लो। उसके बाद आता है सेकंड ईयर का पहला दूसरा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला दूसरा चैप्टर वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, 7 से 12 तक आप पढ़ लें बस, लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और केमिस्ट्री का बताऊँ कि एंड में जो चैप्टर की समरी है ना केमिस्ट्री की वो, और एंड में जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और जो एमसीक्यूज हैं वो भी आप करें केमिस्ट्री के। बस इतना कर लें, आपकी इंशाल्लाह केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको ज़्यादा डिटेल में उसमें केमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंस का आप कर लें इधर उधर से, जो है क्या है, कोई भी टॉपिक्स देख लें, नस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इंटेलिजेंस का आपको मसला नहीं होगा। NET 3 के जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, और 1 और 2 के बनस्बतली आसान होते हैं, ठीक है। तो ये थी यार सारी नस की गाइड जो मैं आपके लिए लेकर आया था। तो नस में अप्लाई करने का तरीका जो आपको पता है, आपने नस की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करना है और वहाँ पे से आपने अप्लाई करना है। नस का टेस्ट मुश्किल नहीं होता, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपने बुक पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लें, दोनों बुक्स, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों बल्कि, तो आप NET का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। आप चलें ज़्यादा भी ना समझें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, आप इंशाल्लाह नस का टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। जो बच्चे मार खाते हैं ना, जो जो चैप्टर्स आप एफएससी में स्किप करेंगे ना, जो चैप्टर आप एफएससी में स्किप करते हैं वही वही चैप्टर से NET में क्वेश्चन बनते हैं। लेट्स सपोज बच्चे 6, 7, 8 छोड़ देते हैं फर्स्ट ईयर का, और चौथा भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, वहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। इसी तरह सेकंड ईयर की मैथ्स पे आ जाए, बच्चे छठा और तीस चैप्टर मिस कर दें, छठे चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं।
इसी तरह फिज़िक्स पे आ जाएँ, फिज़िक्स के अक्सर बच्चे फर्स्ट ईयर की 8 9 10th 11th चैप्टर तो अंदर से तो पढ़ते ही नहीं ना, उसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन बस, और एमसीक्यू बोर्ड वाले क्वेश्चन से रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, तो उन्हीं चैप्टर से वो नर्स में वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्योंकि 7 चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 3 4 7 10 8 9 और 11 से पूछते हैं। इसमें थोड़ी 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 रेशियो आती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और कोशिश करें 9, क्योंकि अगर आपको उसके अलावा अगर आपको वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है ना, तो आप 7 चैप्टर के एमसीक्यूज में मार्क कभी नहीं खाएंगे। आप इंजीनियरिंग में आकर भी उसमें से मार्क कभी नहीं खाएंगे। वेक्टर ने आपकी जान नहीं छोड़नी। वेक्टर के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो समझ लें आप माहिर हो जाएंगे फिजिक्स में, आपको बड़ा मजा आएगा आगे फिजिक्स पढ़ने का, इंजीनियरिंग में भी आके। तो आप बस उसके बाद 12 13 14 12 13 14 15 और 17, ठीक है, इसमें से फार्मूलाज और थ्योरी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा थ्योरी में से पूछा जाएगा। और रिलेशंस जो है, मैं आपको बताया फार्मूलाज के जो रिलेशंस है, पुराना जो मैंने आपको बताया वो रिलेशंस आप लाजमी अपने क्लियर करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस लेके आता रहूँगा आपको, अच्छी वीडियोस इसी तरह की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।